गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन गीता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पढ़ रहे थे, तो आज चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे सोशल साइंस हेड क्लास में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करा। ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रामीण क्षेत्र पर शासन किस प्रकार स्थापित हुआ। तो सबसे पहली बात आती है कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। किसको तैनात कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल बादशाह था वहाँ का, उसने 12 अगस्त 1765 को दीवान बना दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ का? बंगाल का। इस बात की पूरी संभावना कि ये घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी। उस समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि जो ये दीवानी दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ दीवानी देने की प्रक्रिया? रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक है, देखो आगे। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। जो आपकी किताब में जो हेलो डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें इस प्रकार प्रतीत किया गया है कि बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी गई। कहाँ की? बंगाल की। ठीक है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय एक बहुत बड़ी घटना। देखो, जो चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें बहुत बड़ी संख्या दिखाई गई है रॉबर्ट क्लाइव के दरबार में, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी गई तो उसमें बहुत सारे लोग थे। तो ये जो चित्र है वो किसने बनाया? रॉबर्ट क्लाइव के समय जो चित्रकार था, उसका दरबारी चित्रकार, उसको दी गई। तो उसने बड़ा चढ़ा के मनुष्यों की प्रति उसमें दर्शाई उसने, क्योंकि वो ज़्यादा दिखाना चाहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ कम ही लोग थे उपस्थित। अब बंगाल की दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को हाथ आ गई तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना था? जब उसको दीवानी मिली गई तो अब उसको ये तय करना था कि मुझे आमदनी किस प्रकार कमाना, लोगों के बीच शासन किस प्रकार नियंत्रण करना है, लोगों से ज़्यादा आय किस प्रकार कमानी है। ये उसका पर्याय बन चुका था। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखो आगे, इसके लिए भी उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, व्यापार करने के माध्यम से आई थी, अब वो वहाँ की ग्रामीण अंचलों में भी रियासतों की दीवान बन गई। उसका ये मानना था कि अपने खर्चों को, बढ़ते हुए खर्चों को किस प्रकार रोका जाए, मतलब अधिक से अधिक आमदनी किस प्रकार किया जाए। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ख्याल भी था कि वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदती बेचती रही। वो व्यापारिक कंपनी थी क्योंकि वो व्यापार करने आई थी हिंदुस्तान में, तो उसको व्यापार भी करना था, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी भी थी। ठीक है ना? देती रहे। समय के साथ कंपनी को ये भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। समय के साथ क्योंकि विरोध भी होता था हिंदुस्तान में, उनका विरोध भी होता था। विरोध को साथ लेते हुए उनको ये भी समझ आने लगी कि सबको साथ लेकर अपन को क्या करना है, अच्छी आमदनी कमानी है, अच्छा आय का स्रोत करना है। ठीक है, भारी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना है जो गाँव देहात में पहले शासन चला चुके थे। उनका विरोध हुआ। जो पहले रियासतों के राजा थे या दीवान थे, उनका विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो कंपनी है व्यापार करने आई है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ अपने पेड़ जमा रही है, हमसे ज़्यादा कर वसूल कर रही है, जो भी है। ठीक है, तो उनको भी विश्वास में लेना था। ठीक है, जिसके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था, ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे। जो विरोध कर रहे थे वो क्या थे? अब मतलब उनसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले वहाँ की स्थानीय सत्ता उनके हाथ में थी, वहाँ के लोगों की। उन्हें नियंत्रित करना था तो ज़रूरी था, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता था। नियंत्रित किया जा सकता, लेकिन उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता था वहाँ के पुराने रियासतों के मालिकों को। ये काम कैसे हुआ? इस चैप्टर में हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा, ये माना कि ग्रामीण जो इलाके हैं उनको व्यापार करने के केंद्र किस प्रकार बनाया जाए। ठीक है ना? मतलब उपनिवेश किस प्रकार स्थापित किए जाए ग्रामीण अंचलों में, है ना।
आय के संसाधन कैसे जुटाएं, ये कंपनी का मानना था। लोगों के अधिकार किस तरह तय किए जाएं, वहाँ की स्थानीय जनता के अधिकार किस प्रकार तय किए जाएं, मनमाफी फसलों की खेती कैसे कराई जाए। मनमाफी का मतलब अंग्रेजों को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की इच्छा के अनुरूप फसलों की बुआई करना, ये कैसे करवाई जाए हिंदुस्तान की जनरेशन में, तो ये उनका मानना था। कंपनी की आमदनी कैसी हुई, अब हम पढ़ते हैं कंपनी की आमदनी, इनकम का स्रोत क्या क्या है। तो देखो आप, है ना, कंपनी की आमदनी देखो प्यारे बच्चों, कंपनी के जो है आमदनी किस प्रकार हो, क्योंकि उन्होंने बंगाल का जो है नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, दीवानी मिल गई उनको, मिल गई ना, वहाँ के शासक ने उन्हें क्या दे दी, दीवानी दे दी 12 अगस्त 1765 में, दीगनी दी उनको दीवानी। देखो कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी क्या मानती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या मानती थी, अपने आप को भी व्यापारी मानती थी, क्योंकि व्यापार करने के माध्यम से आई थी। उपनिवेश अर्थात उद्योग उन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, कंपनी क्या चाहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारी भरकम लगान चाहती थी, लोगों से ज़्यादा मात्रा में राजस्व इकट्ठा करना चाहती थी, ठीक है। इसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी, मतलब उनके पास कोई मापदंड तय नहीं था कि किस हिसाब से जो है क्या करना है, कितनी इनकम कमानी है, किस हिसाब से कितना पैमाना रखना है, कितनी आमदनी लेनी है। उनकी कोशिश ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वो राजस्व इकट्ठा करें, ठीक है, और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। मतलब भारतीय जो उद्योग थे उस समय, सूती वस्त्र उद्योग और रेशम वस्त्र उद्योग, तो अंग्रेज ये मानते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मानना था कि कम से कम खर्चे पर सूती वस्त्र और रेशम से बनी हुई वस्तुएं, मतलब कपड़े खरीदें, है ना, और उनको परिष्कृत करने के लिए इंग्लैंड भेज दें, और परिष्कृत वहाँ से बढ़िया और सुंदर ढंग से वो बन के आएंगे तो भारतीय बाजारों से और अधिक मुनाफा कमाएं। यानी कम रेट पे खरीदना और अधिक रेट पर बेचना, मतलब मुनाफा कमाना इनका क्या बन चुका था, उस समय पर्याय बन चुका था, ठीक है। इस कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था, ठीक है। कितना हो चुका था, दोगुना। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से किसका आयात करती थी, सोने चांदी का, ठीक है, और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। इन चीज़ों के बदले वो क्या खरीदती थी, सामान खरीदती थी। इंग्लैंड से सोने चांदी मंगवाती थी, ठीक है, और सोने चांदी के बदले यहाँ से क्या खरीदती थी, सामान खरीदती थी हिंदुस्तान से। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। बंगाल से जो राजस्व इकट्ठा होता था, उन इकट्ठे हुए पैसों से क्या करना चाहती थी, वो विदेशी चीज़ें खरीदना चाहती थी। जल्दी जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में। जल्दी ये समझ में आ गया कि कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए व्यापार कर रही है, ठीक है, स्थानीय धंधों को चौपट कर रही है, मतलब उस रियासत का जो है अर्थव्यवस्था तोड़ने के कगार पे या टूटने के कगार पे है, संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती, नहीं बेचनी पड़ती थी क्या, है ना। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, और कारीगरों का उत्पादन क्या हो गया था। देखो आप, कोई भी वस्तुओं का जो बनाते थे, उन कारीगरों का जो है उत्पादन गिर गया था, खेती चौपट हो गई थी, है ना। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 1770 में जब बंगाल में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ने से वहाँ के लोगों, कितने लोग, है ना, 1 करोड़ लोग मौत की घाट उतर गए, ठीक है। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी क्या हो गई बेटा, उस समय कुल आबादी का 1/3 भाग समाप्त हो गई, मौत का ग्रास बन गई। खेतों में सुधार की जरूरत क्यों पड़ी, देखो अंग्रेजों का क्या मानना, देखिए खेतों में सुधार की जरूरत क्यों पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इसमें क्या करना था, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी उस समय, है ना, तो कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी, ठीक है। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को ये लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है, ताकि उत्पादन स्तर को बढ़ाया जा सके और राजस्व में क्या किया जाए, राजस्व में इस प्रकार बढ़ोतरी होगी। ये काम किस तरह किया जा सकता था, कंपनी ने ये सोचा कि काम किस तरह किया जा सकता है। इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। देखो आप, सबसे बड़ी घटना स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था।
93 में। याद करने योग्य क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त, याद कर लेना। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई? 1793 में। देखो आप, इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता मिली। अंग्रेजों ने राजाओं और तालुकादार मतलब बीच की बिचौली, उनको क्या है, क्या किया, जमींदारों के रूप में मान्यता मिल गई। जमींदार बना दिए, मतलब बिचौलिए बीच के। उन्हें किसानों से लगान वसूल करने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तालुकादारों और ठीक है, और किनको, राजाओं को क्या कर दिया गया, किसानों से राजस्व इकट्ठा करने का जिम्मा सौंप दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लगान के रूप में क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करें। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की गई। किसानों की तरफ से जो चुकाई जाने वाली राशि थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लागू कर रखा था कि आपको इतना लगान देना है, और उनको वसूल कौन करेंगे, तालुकादार और राजा। ठीक है, उनको नियुक्त कर दिया। ठीक है, उनका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी, ठीक, देखो चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की गई। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जा सकता, है ना। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। अंग्रेजों का क्या मानना था, जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की है, इससे उन्हें स्थायी रूप से राजस्व की प्राप्ति होती रहेगी है, और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने लगी, राज्य की ओर से राजस्व की क्या होने लगी, मांग बढ़ने लगी, क्योंकि लगान पहले से तय था कि इतना आपको वसूल करना है। तो किसानों की कमर टूटी नहीं टूटी अंग्रेजों समय। इसलिए जमींदार बढ़ती उत्पादन से फायदे में रहेंगे, लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या देखो, मगर स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी 1793 में, है ना, एक समस्या पैदा कर दी कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। जो जमींदार है ना, भूमि सुधार कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। वहाँ की स्थानीय जमींदार जिनको हमने तालुकादार बना रखा है, मतलब राजस्व इकट्ठा करने वाले, है ना। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उनको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राजस्व निर्धारित कर रखा था जनता के लिए, उनको चुकाने में जमींदार और किसान असमर्थ थे। ठीक है, जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था तो क्या होता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करते था कि अगर आप जो इस रियासत के जमींदार हो, अगर आप हमारे द्वारा जो निर्धारित लगान है, जो राजस्व है, अगर आप किसानों से इकट्ठा नहीं करते हैं तो हम आपसे जमींदारी का पद छीन लेंगे, जमींदार का पद छीन लेंगे, ये तय था। और किसान देने में असमर्थ थे, कारण क्योंकि उनकी लगान का जो राजस्व था बहुत ज़्यादा था, किसान असमर्थ थे। बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बाकायदा क्या कर चुकी थी, बहुत सारी जमींदार थे, उनकी जो जमींदारियों इलाका था उनको नीलाम कर चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे और बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, जमींदारों की आमदनी में तो क्या हुआ, सुधार आया, है ना। कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। उनका क्या था, नियत मान था कि हमेशा यही रहेगी, क्या रहेगी, यही लगान रहेगी। अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से तो कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। कौन, किसान। जो बच रह गए थे उन्हें भी बिना परेशानी के निवेश कर खतरा उठाए आमदनी को उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों की ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। जमींदारों को ज़मीन में सुधार नहीं करना था। अगर वो तय समय पर लगान उपलब्ध नहीं करवाते हैं जमींदारों को या तालुकादारों को, तो किसानों की भूमि को अधिग्रहण कर लिया जाता था, मतलब उनसे छीन लिया जाता था। दूसरी तरफ गाँव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को क्या, ये जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी लगान वसूल करने की, है ना, स्थानीय जमींदारों और तालुकादारों को द्वारा, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बिचौलिए थे, है ना, ये सी व्यवस्था किसानों को नहीं भाई। देखो आप आगे, किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था।
जो उनकी पैतृक ज़मीन थी उनके लिए वो सुरक्षित नहीं थी। किनके लिए? किसानों के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा कर का अधिभार इतना ही था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से क्या करते थे वो, क्योंकि उनको जमींदार को लगान देना है, और जमींदार किनको देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था, नहीं देता था? तो उन्हें अगर लगान नहीं चुकता था, फसल का उत्पादन नहीं हुआ, तो फिर उस स्थिति में किसान को लगान चुकाने के लिए अपनी ज़मीन को बेचना पड़ता था, है ना। अगर वो लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन को बेदखल कर दिया जाता था। मतलब क्या करते थे अंग्रेज? जमींदारों के माध्यम से उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे। क्या करते थे? हड़प लेते थे।